स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बिना समय गंवाए हुए आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मरुस्थल। इसको देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हम अरावली पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पश्चिम किनारे पे कौन सा है, थार मरुस्थल है। एक और बात, मरुस्थल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। मरुस्थल आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका गर्म मरुस्थल होता है और एक आपका ठंडा मरुस्थल होता है, यानी एक शीत मरुस्थल होता है। तो जिस हम थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं वो आपकी किसके उदाहरण है? गर्म। किसकी बात है? आपकी गर्म। ठीक। और ये आपका है कहाँ? राजस्थान में। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान, यानी कहने का मतलब ये हुआ जिस हम मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका बालू से ढका हुआ है। ठीक है। और ऐसा ये भी है कि जिस हम मरुस्थल की बात करते हैं ये अपने आप में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार भी, किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। आगे देख लीजिए, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और आपको पता होगा कि जहाँ जितना कम वर्षा होगी वहाँ वनस्पति की जो मात्राएं होगी उतनी और कम होगी। आगे देखते हैं, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। बात तो सही है। अब जब वर्षा की मात्राएं कम है तो प्रत्यक्ष रूप से ये किससे जुड़ा होता है? आपका वनस्पति, यानी वनस्पति में पेड़ पौधे। यहाँ आपको पेड़ पौधे की मात्राएं आपको कम नजर आएंगी। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं देखती है और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्षा ऋतु के समय कुछ सरिताएं आपको दिखने को मिलती है। मीन्स आपको कुछ छोटी छोटी नदियां आपको दिखने को मिलती है और बाद में मीन्स जैसे जैसे गर्मी और बढ़ती है वैसे वैसे वो सरिताएं भी आपकी मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो एक बात पता चला कि वहाँ जितनी भी नदियाँ हैं सारी किसके उदाहरण है? अंतःस्थलीय। किसके आपके उदाहरण है? अंतःस्थलीय। बाबू अंतःस्थलीय का मतलब ये होता है कि ऐसी नदियाँ जिसके जल समुद्र के पास नहीं पहुँच पाते, यानी वे स्थल में ही मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी एक नदी आपकी महत्वपूर्ण है, उसका नाम क्या है? आपका लूनी। ठीक। आगे देख लीजिए, बड़कान बड़कान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अगर पूछे कि बड़कान की विशेषताएं आपको कहाँ देखने को मिलती है तो क्या बोलेंगे? मरुस्थल वाले क्षेत्र में। ठीक। तो बड़कान आपका है आपका है क्या? तो ये आपका कहीं ना कहीं अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, यानी जो बालू के जो टिब्बे होते हुए हैं। आगे देखें, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके लंबे लंबे टीले हैं वे आपके बाबू कहाँ पाए जा रहे हैं? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाए जा रहे हैं। आगे यदि आप जैसलमेर जाएं तो बड़कान के समूह देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में बाबू एक जगह है जैसलमेर, अगर आप वहाँ जाते हैं तो इस बड़कान वाले समूह को आप देख सकते हैं। ठीक। ये आप मरुस्थल वाले चित्र को आप देख सकते हैं, गौर से देख लीजिए। यहाँ आपको बालू ही बालू नज़र आ रहा है। ठीक। चलिए अगले वाले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला अब टॉपिक क्या है हमारा? तटीय मैदान। तटीय मैदान। अब नाम इसका तटीय क्यों है, पहले इस बात को देख लीजिए। देखिए तटीय मैदान का मतलब क्या होता है। ये भारत का बाबू दक्षिणी वाला भाग है। भारत का कौन सा भाग है? दक्षिणी वाला भाग है। और इस दक्षिणी वाले भाग को आप क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि बाबू इसके तीन ओर क्या है? आपके जल है। इधर आपके अरब सागर है, इधर बाबू आपके क्या हो गए? बंगाल की खाड़ी हो गए, और नीचे बाबू आपके क्या हो गए? हिंद महासागर हो गए। इसलिए बाबू इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? तटीय मैदान है। इसको देख लेते हैं। मिस समुद्र तट से लगा हुआ मैदान। किससे लगा हुआ मैदान? समुद्र
तट से लगा हुआ मैदान, यानी समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र, समतल मैदान, इसको हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान। ठीक। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, जो हम बताए थे आपको, यानी संकीर्ण तटीय पट्टियों का क्या आपका है? विस्तार है। आगे देख लीजिए बाबू, ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यानी कहने का मतलब अब ये हुआ, इसका विस्तार आप कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं? पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में आपके कहाँ तक है? बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी इसका विस्तार है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। कहने का मतलब बाबू ये हुआ, जो आपके पश्चिमी तट है बाबू, ये आपके क्या है? आपके छोटे से मैदानी क्षेत्र है। क्यों ऐसे? क्योंकि बाबू जो पश्चिमी घाट का जो बाबू तटीय मैदान है, वो आपका किसका उदाहरण है? जलमग्न। किसका उदाहरण बाबू आपका है? जलमग्न उदाहरण। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी तट है, यानी जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ तट है बाबू, वे अधिकांश जलों में है। इस कारण जो पश्चिमी घाट वाले जो तटीय मैदान है बाबू, कहीं ना कहीं प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराती है। आगे देख लीजिए, इस मैदान के 3 भाग हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं तो इसको आप 3 भागों में देख सकते हैं। तट के उत्तरी भाग को आप क्या कहते हैं? कोंकण तट। तट के उत्तरी भाग को आप क्या कह रहे हैं? कोंकण। क्या? ऐसे देख लीजिए। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला बाबू जो भाग है, इसको आप क्या कहते हैं? कोंकण तट। कोंकण। ठीक। कहाँ से कहाँ तक बाबू आपका? मुंबई से गोवा। मध्य वाले भाग को मीन्स, इस वाले भाग को आप क्या कहते हैं बाबू? कन्नड़ का मैदान। क्या कहता है इसे? कन्नड़ का मैदान। और सबसे दक्षिण वाले भाग को बाबू आप क्या कह रहे हैं? सबसे लास्ट वाले भाग को बाबू आप मालाबार तट। क्या कहते हैं आप इसे? मालाबार तट। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो सबसे पहले बाबू आपका कौन सा हो गया? कोंकण। सबसे पहले बाबू आपका कौन सा हो गया? कोंकण हो गया। उसके बाद बाबू आपका कौन हो गया? कन्नड़ का मैदान हो गया। और सबसे लास्ट में बाबू आपका कौन हो गया? मालाबार तट हो गया। ठीक, आगे देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। यानी कहने का मतलब अब ये हुआ कि जो बंगाल की खाड़ी की ओर से, मीन्स जो बाबू इधर के ओर से बाबू जो मैदान है, वो बाबू आपका क्या है? समतल है, और साथ में क्या है? चौड़ा है। ठीक। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब बाबू ये हुआ, अगर आप इसको देखें तो यहां वाले भाग है, इसे आप क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। ठीक। और नीचे वाले भाग को बाबू आप देखते हैं, ठीक, इसे आप क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्या कह रहे हैं आप इसे? कोरोमंडल तट कह रहे हैं। ठीक। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पे विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बाबू हम पूर्वी तटीय की बात कर रहे हैं बाबू, यहाँ आपकी कई नदियाँ किसका निर्माण कर रही है? डेल्टा। बाबू डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जब नदियाँ अंतिम समय पे आती है, यानी जब समुद्र में मिलने वाली होती है, तब उसके ढाल एकदम मंद पड़ जाते हैं। ढाल क्या पड़ जाते हैं बाबू? मंद पड़ जाते हैं। और मंद पड़ने के बाद जो नदियां बाबू जो होती है, वे आपके अलग अलग सरिताओं में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? आपके अलग अलग सरिताओं में। इसी समय बाबू क्या निर्माण होता है? आपका डेल्टा। ठीक, देखिए इसमें बाबू चिल्का झील पूर्वी तट पे स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। एक बाबू झील है पूर्वी तट पे, उस पर नाम क्या है आपका? चिल्का झील। वो क्या कहीं ना कहीं बाबू भूमि पे, यानी जो भू पे एक विशेषता पाई जाती है बाबू, उसका लक्षण कौन है? चिल्का झील। और बाबू ये कौन से राज्य में? ओडिशा। कौन से राज्य में आपके बाबू? ओडिशा। आगे देख लीजिए, तो ये पूर्वी तटीय मैदान के पास वाले क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा धान की खेती हो रही है, देख लीजिए।
तटीय मैदान लिखा गया। चित्र 2.8। आगे देख लेते हैं। एक और बात है बाबू यहाँ जो हम नहीं बता पाए थे आपको। चिल्का झील भारत के चिल्का चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। मीन्स क्या, आपके खारे पानी झील, खारे पानी मीन्स ये आपके नमकीन है। देख लीजिए अगला टॉपिक है द्वीप समूह। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि भारत में अगर आप द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे बाबू, ये भारत में 2 हैं। कितने आपके बाबू? आपके 2। एक बाबू आपके कहीं ना कहीं कहाँ अवस्थित है? आपके अरब सागर में, जिसको आप क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह। और एक बाबू आपके कहाँ है? बंगाल खाड़ी में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी चीज़ को बात करेंगे। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों का पहचान कर सकते हैं? यहाँ ये कहा जा रहा है कि भारत की अगर विविधताओं को देखते हैं, यानी भौगोलिक विविधताओं को देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन साथ में इसमें और 2 और ऐसे क्षेत्र आते हैं जो आपके बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और एक आपका अरब सागर में स्थित है। ठीक, द्वीप देख सकते हैं। देखिए द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों ओर क्या हो? जल की उपस्थिति हो। किसकी उपस्थिति हो? आपकी जल की उपस्थिति। यहाँ देख पा रहे हैं आप, देखिए केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। अब हम सब ये कहा जा रहा है कि जो आपका जो केरल का जो मालाबार तट है, वहीं बगल में क्या आपका है? लक्षद्वीप समूह। यह उसकी स्थिति को देखने के लिए कह रहा है। आगे देखिए, द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। अगर कोई आपसे बोले कि लक्षद्वीप का निर्माण बाबू किससे हुआ है? आपका प्रवाल से हुआ। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी कहने का मतलब ये हो बाबू कि पहले इसके अलग अलग नाम थे। जैसे बाबू आपका लकाद्वीप नाम था, मिनिकाय नाम था और साथ में बाबू एमीन द्वीप नाम था। ठीक, 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। बाबू इसका नाम कब बदला गया? आपका 1973 में बदल दिया गया। आगे देखते हैं। कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। तो कोई आपसे पूछे बाबू कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो आप क्या कह सकते हैं? कावरती द्वीप। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य भी है। यानी कहने का मतलब अब ये हुआ कि जो आपके कावरती है वो आपका लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है, और साथ में ये जो आपका द्वीप समूह है बाबू, यहाँ आप काफ़ी पेड़ पौधे और जीव जंतु देख सकते हैं। आगे, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से हमें देखने। तो ये आपका यहाँ की बात हो रही है। ठीक, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। कहने का मतलब बाबू ये हुआ, इसके नाम बाबू क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप है। ठीक, ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए, यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ ये काफ़ी बड़े हैं। ठीक, ये द्वीप मुख्यतः 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यानी कहने का मतलब अब ये हुआ, जिस हम बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह की बात करते बाबू, ये आपके 2 भागों में बटा हुआ। उत्तर में बाबू कौन आपका है? अंडमान, और दक्षिण में बाबू आपका कौन है? निकोबार। ठीक, ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियाँ के शिखर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बाबू ये कहा जाता है, ये बाबू क्या है? पर्वत श्रेणियों के शिखर, यानी इसका जो निचला भाग है वह क्या हो चुका है? जलमग्न हो चुका है। ठीक, पर्वत श्रेणियों के बाबू क्या है? शिखर है। ठीक, यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा
के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं बाबू, ये भारत की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधताएं हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बाबू हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं वो बाबू कहाँ स्थित है, आपका विषुवत रेखा के समीप। और विषुवत रेखा बाबू क्या होता है, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को बाबू क्या कहते हैं आप, विषुवत रेखा। ये आपका पृथ्वी है, इमेजिन कर लीजिए, लाइन ठीक नहीं है। आगे देख, यहाँ बाबू दिए गए, इसको थोड़ा देख लेते। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पे स्थित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का बाबू एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बाबू द्वीप कौन सा है, तो कहीं ना कहीं बैरन द्वीप है बाबू। कौन सा है, बैरन द्वीप है। ठीक है, और ये आपका है कहाँ बाबू, आपका बंगाल की खाड़ी में। आगे देख लेते हैं। विभिन्न भू आकृत विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभागों की विशेषताएं स्पष्ट करता है। यानी कहने का मतलब अब ये हुआ कि आप जो अलग अलग भागों को देखते बाबू, इससे बाबू आपको उस क्षेत्र की विशेषताएं देखने को मिल रही है। आगे स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ, इससे बाबू आपको ये पता चलता है बाबू ये क्या है, आपस में दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ, ये बाबू करते क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों में बाबू हमें क्या कर रहे हैं, समृद्ध बना रहे हैं। आगे देखिए, उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। बात तो सही है। यानी अगर आप उत्तरी पर्वत को देखेंगे तो बाबू वहाँ से क्या मिल जाते हैं, जल एवं वन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, फिर आपके उत्तरी मैदान को देख लीजिए, ये देश का बाबू क्या है, अन्न का भंडार है। बात तो सही है। ठीक, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके मैदानी क्षेत्र है बाबू, यहीं क्या हुआ, हमारे भारत के इतिहास का जन्म हुआ। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। फिर आप पठारी भागों को देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलते हैं बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका मिली है। यानी कहने का मतलब ये हो बाबू कि जो भारत के पठारी वाले भागों में आपके कच्चे माल पाए जाते हैं, इससे बाबू किसका विकास हुआ है, कहीं ना कहीं उद्योगों का विकास हुआ। ठीक, तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि जिस बाबू तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो बाबू किसके डेवलपमेंट के लिए, यानी मछलियों के विकास के लिए, और साथ में बाबू पोतों के जो क्रियाकलाप होते हैं, यानी जो बंदरगाहों पे जो आपके अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं बाबू, उसके लिए क्या है, ये उपयुक्त है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो इस तरह बाबू आपके ये कह सकते हैं बाबू कि जो भारत के बाबू जो अलग अलग जो विशेषता है, विशेष रूप से भौगोलिक विशेषताएं, ये कहीं ना कहीं भारत के विकास को आगे बढ़ाता है। किसको आगे बढ़ाता है बाबू, भारत के विकास को आगे बढ़ाता है। यहाँ एक और शब्द थे बाबू, उसको हम बताना भूल गए थे। यहाँ देख लीजिए, टॉपिक क्या है, प्रवाल। इसको देख लीजिए, प्रवाल देख लीजिए। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं। यानी कहने का मतलब अब ये हुआ कि जो आपके प्रवाल बाबू जो होते हैं बाबू, ये कम समय तक जीवित रहने वाले बाबू क्या आपके सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि बाबू कैसे रहते हैं, समूह में, अकेले नहीं रहते हैं, समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ, इनका जो विकास होता है बाबू कहाँ से कैसे जगहों में होता है, आपका छिछले यानी ऊबड़ खाबड़ वाले जगहों में होता है। ठीक, आगे, इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ, इनसे बाबू क्या निकल रहे होते हैं, आपके कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं और धीरे धीरे बाबू ये किस रूप में आपके बनने लगते हैं, टीले के रूप में, यानी ऊंचाई वाले भागों में बनने लगती हैं। ये मुख्यतः बाबू 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका बाबू क्या हो सकता है, प्रवाल रोधिका हो सकता है, एक आपका तटीय प्रवाल भित्ति हो सकता है, और साथ में तीसरा प्रवाल वलय द्वीप हो सकते, क्या आपके हो सकते हैं, प्रवाल वलय द्वीप हो सकते हैं। और आपको बाबू पता होगा कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया का बाबू जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, ये आपका प्रवाल रोधिका का उदाहरण है बाबू। किसका उदाहरण आपका है, प्रवाल रोधिका। हम किसके बारे में बात करें बाबू, आपके ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। आगे देख लेते हैं, प्रवाल वलय द्वीप गोलकार या
हॉर्स शू आकार वाली रोदिका होती है। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि जो आपके प्रवाल वलय द्वीप होते बाबू, वे आपके कैसे हो सकते हैं, गोलकार बाबू, आपके कैसे हो सकते हैं, आपके गोलाकार हो सकते हैं। ठीक, मुझे पूरा विश्वास है बाबू ये सारथी क्लासेस का के द्वारा ये जो पहल किया गया है कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक रूप से लाभ जरूर दे रहा होगा। क्योंकि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के नेचर को देख लीजिए तो वहाँ आपको बेसिक ठीक होना काफ़ी आवश्यक है। अगर आप आगामी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये सिर्फ 9 क्लास का वीडियो नहीं है, ये बाबू आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक के लिए वीडियो है। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। थैंक यू, आज के इतना ही। गुड नाइट। फिर से एक नए वीडियो को लेकर कुछ समय के बाद आपके सामने उपस्थित होते हैं।